कहानी क्लॉड इथरली जैसी कहानियों को अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इनके रचना संसार को तो जानेंगे ही, तथा इनके विचारों को हम जो है जान सकें। तो ज्ञान रंजन की जो कहानी है, बहिर्गमन कहानी, क्योंकि साठोत्तरी पीढ़ी की जो रचनाकार हैं, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, ये साठोत्तरी पीढ़ी के प्रमुख रचनाकार हैं। महेंद्र भल्ला, मनहर चौहान, पानु खोलिया, तो ये सब आप आज नए नए नाम सुन रहे होंगे कहानीकारों के, साठोत्तरी कहानीकारों के। तो इस पीढ़ी का रचनात्मक उत्कर्ष जो समय है, वो 1 डेढ़ दशक या 10-15 वर्ष तक ही माना जा सकता है। और इस 10-15 वर्ष में जो उनके विकास का या उत्कर्ष का काल है, नई कहानी का पहला चरण में परिवर्तन और युगांतर का जो स्वर प्रबल हुआ था, उसके बाद ये पीढ़ी जो है आगे उसको परिष्कार, तीव्रता, प्रतिरोध आदि दिखाकर समझा जा सकता है। तो ये नई कहानी का दूसरा दौर की कहानी का, कल हमने नई कहानी के कारों की चर्चा की थी। नई कहानी के पहले दौर में गांव की कहानियां लिखने वाले अनेक रचनाकार मौजूद थे। लेकिन बाद के दशक में कहानी गांव से चलकर अब शहर की ओर उन्मुख हो गई। तो कहानी का जो विषय वस्तु बदल रहा है, यानी शहरी संवेदना में निहित मोह भंग, नकार, संत्रांश की उस परीक्षा तक पहुंची जिसके आगे जाना संभव नहीं था। केवल मूल्य के पुनः आविष्कार और अर्जन, संपुष्टि और सत्यापन की ओर लौटा जा सकता है। तो ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, ऐसे कहानीकार जब हमारे सामने आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हम देखें, तो 60 से 75 तक जो लिखी गई कहानियां 15 वर्ष की अवधि में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णायक घटनाएं भी हुई थी इस समय, क्योंकि चीन पर हमला, पाकिस्तान के साथ दो दो युद्ध हुए 1965 में, 1971 में, बांग्लादेश का निर्माण दूसरे महायुद्ध का ही जो है नतीजा था। तो अगर हम देखें इस तरह की विचार, इस तरह की परिस्थिति के में ज्ञान रंजन की उपस्थिति और कहानी में जो विचार प्रकट करते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो ज्ञान रंजन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ज्ञान रंजन का परिचय, इनका जन्म जो है 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। तो साहित्य और सांस्कृतिक सक्रियता पारिवारिक परंपरा से इनको मिली थी। वे हिंदी के बहुप्रतिष्ठित पत्रिका पहल के संपादक था। मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य अकेडमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्ध रहे हैं। रचना के आरंभ तो इन्होंने ये रचनाकार के रूप में, एक साहित्यिक के रूप में, एक कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित थे। कुल मिलाकर इनके 6 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 6 कहानी संग्रह में अनेक का तो दूसरी कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, जिनमें भारतीय भाषाओं के अलावा तो विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुकी है इनकी कहानी। ज्ञान रंजन की कहानी जापानी, रूसी, अंग्रेजी में, जर्मन में आदि यूनिवर्सिटियां में भी इनके जो है, विदेश की जो यूनिवर्सिटी है पूर्वी यूरोप, लेनिनग्राद, लंदन, हाइडलबर्ग, फ्रांसिस्को में इनके
जो एक कोर्स में चलाई जा रही है, पाठ्यक्रमों में निर्धारित है। पेंगुइन लंदन में जो है भारतीय साहित्य संचयन में इनकी कहानी का चयन हुआ है। एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी द्वारा इनकी कहानियां प्रकाशित हुई है। तो इनकी कहानियों की संख्या तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सूचना से स्पष्ट है कि कहानी के जगत में इनका व्यापक गहरा प्रभाव पड़ा होगा, जभी तो इनकी कहानियों को इतना महत्व दिया गया। कथा के रूप में, गद्यकार के रूप में दर्भ और देशज को प्राज्वलता की उस हद तक पहुंचाया जहां अभिव्यक्ति अपने आप में संपूर्ण सी व्याप्त, अनुभूति और अभिव्यक्ति का समतोल उनके गद्य को यथार्थ की ठोस सीमाओं में रहते हुए ही काव्यात्मक बनाता है। और इस काव्यात्मकता का संबंध मन स्थिति को हवाई हुए बिना पूरी तरह से भाषा में संक्रमित कर देने की क्षमता से है। लेकिन उनकी उपलब्धि केवल भाषा की सवार तक सीमित नहीं है, वह कहानी की विधा की पुनः परिभाषा का काम आगे बढ़ाती है। ये आदि मध्य अवसान वाले परिचित विकास क्रम या आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये सब जो है कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण, देश काल, उद्देश्य वाले तत्वों की कहानियां नहीं है। अगर आप इनको बारीकी से अनुमान करोगे ना, पढ़ने से चूक जाएंगे तो कई बार आप अपने आप को असमंजस में पाएंगे। कहानी पता नहीं क्या कहना चाहती है। कई आलोचक तो अपनी समीक्षा में भी असमंजस की स्थिति अभिव्यक्त करते हैं। ज्ञानरंजन इतने जो है श्रेष्ठ कहानीकार हैं, क्योंकि इनकी कहानियों में प्राय एक युवा या फिर एक युवा होते हुए किशोर या आत्मवाची बयान है, जिनमें परिस्थितियों और मन स्थितियों के निरीक्षण और आत्मालोचन से वृत्तांत रचा गया है। इनमें घटनाक्रम नहीं, निरीक्षण और आत्मालोचन या कहें कि संवेदना और दृष्टि महसूस करने का ढंग प्रमुख है। तो शुरुआती कहानियों में बड़ी संख्या में स्त्री को दिखाने वाली कहानियां हैं, माँ, बहन, पत्नी के अलावा स्त्रियों को देखने वाली जिनके साथ किस्सा को पात्र किसी रिश्ते में बंधा नहीं है। वे प्राय संभावित प्रेमिकाएं और कभी-कभी वस्तुतः प्रेमिका भी है। तो इस स्त्री के विषय में किस्सा वही आयुषुलभ कौतूहल, कल्पनाशील और दिलचस्पी के अलावा ऐसे भी ब्यौरे आते हैं जो कहीं कहीं अपने संसार की तुलना में दूसरे संसार की स्त्री के व्यवहार, परिवार में उसकी जगह और अधिकार में आते हुए खुलेपन, सहजता और आत्मीयता या फिर उसके ढोंग को दर्ज कराते हैं। क्योंकि क्षणजीवी, दिवा स्वप्नी, खलनायिका और बारूद के फूल, सीमाएं, दिलचस्पी, छलांग, इसी मोड की कहानियां हैं। यह कौतूहल और दिलचस्पी किशोरीय और जो है आरंभिक यौवन पर हावी मानसिकता है। छायावाद तक इस अनुभूति में एक हवाई स्वप्निल अतिरेंद्रता भी थी। नई कहानी में इसे नई स्त्री के विकसित होते व्यक्तित्व की टक्कर में अहंकारों की मुठभेड़ को एक युद्धोचित वीरता या गंभीरता दी थी। जैसे मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में देखा जा सकता है। तो मनोरंजन और उनकी पीढ़ी के वृत्तांतों में ये नई स्त्री उतनी दुर्लभ चीज नहीं रह गई है, क्योंकि शिक्षा की सुलभता के प्रसार ने नई स्त्री को अनिवार्यतः व्यक्ति संपन्न स्त्री का पर्याय भी नहीं रहने दिया है। वो स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के घर में जो है संपर्क के अवसरों की सुलभता ने उससे जीवनचर्या का सामान्य हिस्सा बना लिया है। खुलेपन के खोल में पुराने संस्कार की जकड़न अभी बाकी है। इन वृत्तांत के बयान में एक खिल्ली उड़ाता सा, मजा लेता, चिढ़ाता हुआ मखौल का स्वर सुनाई देता है, जो चूहल और शरारत से तो बाज नहीं आता, लेकिन व्यंग और प्रहार के ध्वंस तक भी हो जाता। प्रेम और दाम्पत्य केंद्रीय रूप से इस उपहास के स्थायी निशाने पर है। कारण संभवतः यह कि नई कहानी के पहले दौर में ही परिवार की बजाय युगल को जो है समाज की लघुतम इकाई मान लिया गया था। नई कहानी के पूरे युगल समाज की लघुतम इकाई जो है मान लिया गया परिवार को, क्योंकि संयुक्त परिवार का विघटन और जो है इकाई परिवार का उदय, इसके पीछे का सामाजिक तथ्य था। क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध और आत्मा का बंधन जैसी धारणाएं तो आजकल हास्यास्पद हो चुकी है।
लक्ष्यहीन जीवन की निरर्थकता और शून्य की भरपाई करने लागे लायक जो है घनत्व, प्रेम और दाम्पत्य जैसे रिश्ते में शेष नहीं था। इसका एक सकारात्मक पक्ष रिश्तों में एक भारहीन उत्फुल्लता, सहजता और मैत्री का आगमन है। हास्य रस, दाम्पत्य और रचना प्रक्रिया जैसी कहानियां इसका प्रमाण है। तो ज्ञान रंजन की जो बाद में जो कहानियां लिखी, पिता, इनकी एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, कभी पढ़िएगा। ये नई कहानी के पहले दौर से ही पिछली पीढ़ी के साथ टक्कर का, कि आज की पीढ़ी को देखिए और वो पिता वाली पीढ़ी को देखिए, दोनों की पीढ़ी में जो टक्कर है, परिवार के मुखिया के अप्रासंगिक होते जाने की वस्तु को लेकर अधिक संख्यक कहानियां लिखी गई, क्योंकि पिछली पीढ़ी को सामंती व्यवस्था, वर्चस्व, गतिरोध का प्रतीक बनाकर चित्रित किया गया। तो ज्ञान रंजन की जो पिता कहानी है, इसके विपरीत खीज, झुंझलाहट के बावजूद गहरी ममता और सम्मान के साथ लिखी गई है। कहानी उस पिता पीढ़ी की है जो सादगी, आत्मनिर्भरता, मितव्ययिता, संतोष और स्वाभिमान के मूल्यों पर अटूट विश्वास और अडिग आचरण के लिए जरिए जो है अपनी बुलंदी प्रमाणित कर चुकी है। आज पिता बुजुर्ग होते हुए भी अपनी सादगी जिंदगी जी रहा है, सीधी सादगी। हाँ, उसकी जिंदगी में जो है उसके व्यवहार में सादगी पूर्ण व्यवहार बना हुआ है। वो आत्मनिर्भर है आज भी पिता, वह आज भी खर्चेलू नहीं है, उसके मन में संतोष है, स्वाभिमान है। तो अपने पर कायम कर पाना पुत्रों के लिए एक चुनौती है, जिसके सामने आज पिता उस पीढ़ी का जो है और पुत्र इस पीढ़ी का है, परंतु दोनों में पीढ़ी में टक्कर है। पिता के लिए ही कह रहा है, उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। तो बिना किसी नाटकीय मुठभेड़ या तकरार के पिता केवल उन सुख सुविधाओं के भोगने से इनकार कर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए एसी की जिंदगी, मुझे तो उस आम के पेड़ के नीचे ही मुझे बड़ी ठंडी हवा आती है, वही वहां जो सुख है, ये बंद कमरे की एसी में कहाँ सुख है। पिता के लिए ये केवल आर्थिक सामर्थ्य का मामला नहीं है, जीवन मूल्यों का पर्याय है। आप अपनी लाइफ लाइन को देखिए, पिता के लिए केवल आर्थिक सामर्थ्य का मामला नहीं है, जीवन मूल्यों का पर्याय है। लेकिन बेटे के लिए इसका मतलब है कि पिता के समक्ष खुद को छोटा पड़ जाता है। इस पिता के चित्रण में जो सूर्य और किस्सागो का पात्र ज्ञान रंजन ने जो दिखाना चाहा है कि इस पीढ़ी की सामान्य नकार धुन से थोड़ा अलग खड़ा कर। तो इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, घंटा, जो यात्रा, पिता, संबंध। तो बहिर्गमन भी एक ऐसी कहानी है जो एक दूसरे से संबद्ध है। बहिर्गमन जिस कहानी में एक आजाद हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी समुदाय चित्रित किया गया है, जो अपना वर्ग उलांघने की कोशिश में चढ़ाई पर दौड़ते हुए देश के जनजीवन की जगह जमीन से अपना समूल उच्छेदन कर चुका है। वह दूसरी ओर उन्हें परखता हुआ, उनके छद्म को ध्वस्त करता हुआ जगह जमीन से जुड़े किस्सागो का स्वर है, जो अपने रुद्र कटाक्ष से जो खुद अपने आप को भी कोई छूट नहीं देता है। तो ज्ञान रंजन की कहानी में जो टकराव देखने को मिलता है कि आज की पीढ़ी और उस पीढ़ी में पिता के ख्याल और आपके ख्याल आज भी कितने मिलते हैं, जरा अपने ही घर में मिलाकर देखिए बुजुर्ग दादाजी के साथ। तो जिस परिवेश में इस कहानी में जिस परिवेश की बात कही गई है, उसमें एक तरफ से पूरी तरह मुड़े हुए और जिसलिए जिनके लिए पेट्रोला नामक जगह कन्फर्ट जोन का राहत स्थल है। पेट्रोला ऐसी जगह थी जिससे नागरिकों को कोई सरोकार नहीं था। तो कहानी
में हम जो है दूसरी कहानियों का जो है चर्चा न करते हुए हमारे पाठ्यक्रम की सीधी कहानी जो है कहते हैं बहिर्गमन के बारे में, क्योंकि ज्ञान रंजन की जो कहानियां हैं उसमें चित्रित देशकाल जो है 20वीं शताब्दी के 70 के दशक का बुद्धिजीवी संसार था। क्योंकि स्वाधीनता के बाद 15-20 वर्ष में हिंदी के जो बौद्धिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र क्या था, महानगर। नगर दिल्ली में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बुद्धिजीवी संसार में हिंदी भाषियों की दुनिया में दिल्ली के बाहर प्राय कस्बे या छोटे शहरों से आए हुए लोगों का निवास है और इस देश काल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से अजनबी है और अपने अपने संदर्भ के अनुसार तालमेल बिठाने या असफल कोशिश कर रहा है। तो ये कस्बों और छोटे शहर के युवा पीढ़ी के पलायन का दिन है। कुछ का जाना इसलिए हुआ कि शहर छोड़कर चले जाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए बहिर्गमन हुआ। और कुछ का इसलिए कि वे कदम मिलाने के लिए बौखलाए हुए दौड़े चले जा रहे थे। इनमें से कितने ही वे लोग थे जिन्हें दुनिया की रफ्तार ने अवाक कर दिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जीने के लिए लोगों और प्रदेशों की तलाश करने को बेकाबू हो गए। और कुछ का कस्बा है कि छोड़ना छप्पर और पेट की मजबूरी है, मजबूरी में उजड़ जाना। तो कुछ के संदर्भ में वह गुमनाम लोग से पराभूत अज्ञात दुनिया के प्रति समर्पित एक बेबुनियाद भागम भाग थी। तो बहिर्गमन शीर्षक की जो ये अर्थ छवियां है, जिन्हें कहानी के अंदर जो है प्रति छवि हमें मिलती है कहानी के अंदर देखने को, क्योंकि शिक्षित युवा पीढ़ी का अपनी जगह जमीन से क्रमशः उच्चाटन होना, उच्चेटन आजादी के बाद के दशक का सामान्य परिदृश्य है, जिसके विभिन्न आयामों की पड़ताल करने के लिए बहिर्गमन में 3 पात्र को फोकस किया गया है। पहली तो जो है पहला जो है कथा का पात्र है मैं, अथवा जो कथावाचक है। दूसरा मनोहर, जिसकी कहानी वो सुना रहा है, मैं कथावाचक, जिसे प्रकारांतर में कहानी का नायक कहा जा सकता है मनोहर को। और तीसरा सोमदत्त। तो इन तीनों के माध्यम से 3 अलग अलग संसार या प्रस्तुत या सांकेतिक किए गए हैं। इस बीच कहानी आवाजाही करती रहती है, कस्बा, महानगर और विदेश। कस्बा और महानगर ठोस कथा भूमियां हैं। यूरोप अथवा विदेश मनोहर का अंतिम गंतव्य है, जिसका मूर्त अस्तित्व सोमदत्त को बनाया गया है। और इन तीनों पात्र को 3 प्रकार की मानसिकताओं का व्यवहार जो है बनाकर प्रस्तुत किया गया। तो मैं और मनोहर दोनों विपरीत ध्रुव में है। मैं और मनोहर दोनों ही कस्बे की पैदाइश हैं, लेकिन मैं जो पात्र है, कथावाचक जो है, वो अपनी मानसिकता के कस्बे का आदमी है। उसके मनोजगत में कस्बा यानी अपनी जगह का, अपनी जड़ का नाम है। कस्बे से जुड़ी विवरणों को ध्यान से देखिए, वो अपने आप में एक भरा पूरा चरित्र नजर आएगा, जिसके चरित्र पर आत्मवाची की दुलार की छाप है। उसे लगता है कि अपनी जगह बेमिसाल होती है और आदमी टूटा हुआ पाता नहीं है अपनी जगह में। इसके विपरीत मनोहर कस्बे का सबसे अधिक परेशान, बेचैन, उत्पीड़क युवक है। वह ख्वाबों में डूबा रहता है। उसके लहू में बेकरारी है, उसकी मानसिकता में उच्चाटन है और मूल से उच्छिन्नता है। वह कस्बे का आदमी नहीं, वो टूटा पत्ता है। मनोहर को लगता है कि कस्बा निहायत गंदा था। मक्खियां, धूल उड़ाती गाड़ियों और विश्राम करते हुए लोगों का साम्राज्य चारों ओर फैला था। तो कस्बे में संभावनाएं शेष नहीं है। वो आजाद हिंदुस्तान की विकास परियोजनाओं से बाहर है। एक उन्नीदी, चुपचाप, आवृत्तिशील दिनचर्या वहां का कालक्रम है, जिसमें न जीविका के साधन शेष है, न जीवंतता का एहसास। इसलिए ये सब कारण बाद में उत्पन्न होते हैं, जिसके तहत कस्बे से पलायन या बहिर्गमन अनिवार्य हो जाता है। तो मनोहर उसके और उसके साल भर आदमी बाद में जो है आत्मवाची शहर को प्रस्थान करते हैं। मनोहर अपने सपनों के संधान में
आत्मवाची अपनी जीविका की मजबूरी है, साल भर के अंतराल में मनोहर ने शहर में झंडा गाड़ दिया है। गजट में उसका फोटो भी छपा है, जबकि 1 साल का यह आत्मवाची ने के ऊपर कसाई के चाकू की तरह चल रहा है। जगह और नजर अख्तियार कर लेने के बाद आत्मवाची किस्सागो में बदल जाता है। तो आप पूरा वृत्तांत समझेंगे। पुख्ता आदमी होने का यहाँ पर अर्थ बताया गया है, मूल्य दृष्टि दिखाई गई है कहानी में। तथ्य और कथानक में हम देखेंगे कि ऐसा कोई यहाँ पर बहिर्गमन कहानी में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिसे आप प्रचलित कथा अर्थ में कथानक कहेंगे। स्टोरी आप पूरी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि नई कहानी के साथ कहानी के विधान में ये नया मोड़ आया कि कहानी अभी तक जो है उत्तरोत्तर घटना विरल से लेकर घटना विहीन होती चली जा रही है। उसका स्वरूप कहानी की अपेक्षा वृत्तांत के अधिक निकट की वस्तु बन गया। चरित्र चित्रण के परंपरागत कथानक में चरित्र की परिभाषा ये है कि वो आचरण के द्वारा अपने अभिप्राय को प्रमाणित करता है। इसके लिए उसे जो है किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों में डालकर कहानी बनी जाती है और उसे उन परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रियागत किया जाता है। तो बहिर्गमन में ये काम वृत्तांत की अत्यंत रोचक शैली के द्वारा किया गया है। तो कस्बे के विवरण में किस्सागो के दुलार की छाप है। कस्बा जो अपनी बेमिसाल जगह है, वहां के लोग अपने दुर्लभ लोग हैं जिन्हें वह प्यारे और भोंदू लोग कहता है। तो हम देखते हैं कि शहर के जो है समुदाय के पहचान के लिए कहानी में 2 संकेत जो है दिए गए हैं। वो है स्वतंत्र है और उन्होंने लड़ाई कर दिया है। काली बुद्धि संसार में स्वतंत्र का क्या प्रतिबद्धता से के प्रतिवादी अर्थ के विरुद्ध हो। और ज्ञानरंजन ने जो स्टोरी बताई है, अगर हम देखें तो 1960 से 75 तक का जो 15 साल का 1.5 दशक की जो ये नई कहानी का दूसरा दौर था, तो ज्ञानरंजन इसके प्रमुख रचनाकारों के सूत्रधार में से एक है। तो इस कहानी में नई कहानी की नकार मुद्रा को चरम सीमा तक पहुंचाने के बाद पूरी जड़ को जो है वापसी की यात्रा शुरू की, क्योंकि चरम सीमा के बाद कोई गंतव्य शेष नहीं रहता है और इस दिशा की ओर मुड़ने में ज्ञानरंजन ने पहल की। शून्य और नकार जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं बन सकते, अतः साहित्य में स्थायी मूल्यों की जगह नहीं ले सकते। शून्य में से भी निचुड़कर स्थायी बनकर बचा रह जाने वाला मूल्य अपनी असलियत को पहचानता ना और अपनी स्वाभाविकता को बचाए रखना है, क्योंकि इसी तरह वास्तविकता की और प्रामाणिकता का अर्जन होता है। मूल्यों को भी स्थायी, प्रामाणिक और वास्तविक बनाया जा सकता है। कोरे विवेक और कोरे अनुभव की प्रतिपक्षता की बजाय अनुभव और विवेक को एक दूसरे से जोड़ना और परस्पर पूरक बनाना इसका स्वरूप है। ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों में विशेषकर त्रयी में यह काम परस्पर विरोधी संसारों की टकराहट की रगड़ से संपन्न किया है। इसमें उनकी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि उनकी कहानियों में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी शैली जो है वो वृत्तांत शैली है, घटनाक्रम का स्थानापन्न बन जाती है। सूत्र वाक्यों में अनेक परत या अर्थवत्ता समाई हुई है और ध्यानपूर्वक पढ़ने की मांग करती है। घटना के स्तर पर कुछ भी घटित न होने के बावजूद भी क्षण भर ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि भाषा की व्यंजना उसकी अधिकतक सीमाओं तक है। वो लेखन कला में रचनात्मक अदायगी का पक्ष है, इसलिए मूल्यवान ही ज्ञानरंजन की कहानी। ज्ञानरंजन ने अदायगी की इस क्षमता का विस्तार किया है। वो कम लिखने के बावजूद नई कहानी में न केवल दूसरे दौर के बल्कि अब तक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो इस कहानी से जो प्रश्न आएगा वो यही आ सकता है कि इसकी अंतर वस्तु को स्पष्ट कीजिए, या किस्सा को शैली का सशक्त प्रयोग किया है ज्ञानरंजन ने,
उसको दर्शाइए बोलकर, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी की जगह जो है उनके लेखन शैली को ज़्यादा आप महत्वपूर्ण देख सकते हैं। तो अगली कहानी की जो हम चर्चा करते हैं वो है रविंद्र कालिया की कहानी गोरैया। नई कहानी के बाद का जो कथा समय है, अगर रविंद्र कालिया की कहानी अगर हम गौरैया की चर्चा करते हैं, तो कथ्य और शिल्प के स्तर पर जो नए-नए प्रयोग किए, उसको हम जान सकते हैं। नई कहानी के बारे में तो चर्चा हमने कल भी की थी और उसके दूसरे दौर के कहानीकारों को आज हम पढ़ रहे हैं। तो नई कहानी के बाद का जो कथा समय है, वो आत्मानुभाव भाव के संसार की सीमा में अनुभूति की प्रामाणिकता को हम देख सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस दौर की जो कहानियाँ हैं, इसमें बड़े ही जो है रोचक विषयों को उठाया गया है और आज के यथार्थ को दिखाया जा सकता है कि रविंद्र कालिया की कहानी ही जो है नई कहानी की यथार्थ चित्रण के मुहावरे से अलग समकालीन कहानी के जिस रूप से में अपना नया मुहावरा और तेवर गढ़ती है ना, रविंद्र कालिया की कहानी उससे पूरी तरह जुड़ती है या नहीं, या कहें कि उनकी कहानियाँ इस नई कथाधारा से निर्मित है, अपना महत्वपूर्ण योग देती है। उनकी कहानियों की आधारभूमि और धारदार प्रतिरोधी स्वर का परिचय उनके उस समय के इस कथन से मिलता है कि आज कहानी बयान करने के लिए नहीं लिखी जाती है, वर्तमान से भिड़ने के लिए लिखी जा रही है। वर्तमान से यह भिड़ना ही उनकी कहानी की तेज तर्रार बयानी का कारण बनता है। अपने परिवेश की विसंगतियों से लड़ने के लिए उनकी कहानियां स्वतः ही एक नए शैल्पिक विन्यास में ढलती चली जाती है और उनके अन्य समकालीन सशक्त कथाकार नई कहानी के प्रमुख नारे अनुभूति की प्रामाणिकता और तीव्रता के स्थान पर मिथ कथन को अधिमान देते हैं। तो पहले के लेखक से अपनी अलग पहचान इस रूप में स्थापित करते हुए भी बल देते हैं कि में पहले में लेखक की एक अतिरिक्त सत्ता थी, इसलिए वो रचना करता था। आज का लेखक रचना को झेलता है और ये सही है। आज का लेखक रचना को झेलता है क्योंकि हर जगह भागीदार की आप भागीदार नहीं बनेंगे तो नहीं कुछ कह सकते, हैसियत से यह विद्यमान रहता है। अपने जिए हुए जीवन यथार्थ को कहानी में लाकर वो उन्हें युग के परिवेश से बृहत्तर ज्वलंत प्रश्नों से जोड़ता है। जीवन यथार्थ को कहानी में लाकर वह उन्हें युग और परिवेश के जो है कई जो है बृहत्तर ज्वलंत प्रश्नों से जोड़ता है। जीवन यथार्थ की ये स्थितियां लेखकीय सोच पर दस्तक देती हुई उसे प्रश्नाकुल बनाती है। इस प्रकार समकालीन कहानी में यथार्थ चित्रण में लेखकीय अंतर्दृष्टि नितांत आवश्यक शर्त बन जाती है। वस्तुतः रविंद्र कालिया अपनी इस आधार भूमि पर खड़े होकर निरंतर कहानियां लिखते रहे हैं और अद्यतन उनकी कहानियां उसी ताजगी की प्रतीक होती हैं। तो रविंद्र कालिया ने जब नई कहानी से अलग अपना प्रस्थान बिंदु निश्चित किया, तो उन्होंने जो कहानियां लिखी उसमें जो है 9 साल छोटी पत्नी और काला रजिस्टर विशेष चर्चित हुई और उन्होंने समकालीन कहानी दौर में पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया। पति पत्नी के संबंध के बीच के जो गोपनीय को दिखाने का जो प्रयास कहानी में दृढ़ता करती है, उन्हें भली भांति जानते हुए भी कुशल अनजान सा बन जाता है, बना रहने का प्रयत्न करता है। कुशल की भी जो सुब्बी के प्रति आकर्षित है, इस स्थिति को तृप्ता क्या कोई भी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकती। तो कहानीकार ने बहुत ही सूक्ष्मता से पति पत्नी के बीच जो है बच बच कर चलने की इस मन स्थिति को कुशल अभिव्यक्ति। सुब्बी बहुत खराब लड़की है, तृप्ता ने कहा। तो कुशल ने कहा लड़कियां सभी खराब होती हैं। वह जानता था तृप्ता की नजर में सुब्बी क्यों खराब है। पति पत्नी संबंध पर इस खुली दृष्टि से विचार करने वाला वो बारीक कहानी नई कहानी के दाम्पत्य चित्रण से बिल्कुल अलग जमीन पर खड़ी है। न केवल व्यक्तिगत संबंधों पर अपितु जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी रविंद्र कालिया इसी बेबाकी से प्रवेश करते हैं, जिसका उदाहरण उनकी उसी दौर की जो है काला रजिस्टर कहानी, जो कि दफ्तरी व्यवस्था को उघाड़ती हुई बॉस की दबंगई को खुली चुनौती देता है। कन्हैया लाल नंदन ने अपने आत्मकथात्मक संस्करणों में काला रजिस्टर कहानी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि ये कहानी धर्मयुग जो पत्रिका थी
कार्यालय और वहां के प्रसिद्ध संपादक धर्मवीर भारती के वर्चस्व तथा मनमाने व्यवहार, तानाशाही को किस प्रकार खुली चुनौती देती है। बहुत खिलंदड़ी शैली में, जो कि कालिया के कहानीकार की निजता में भेंगा, मोटा, ऊप, मंझोले कद, छाया, छोटा आदि पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने उस दमघोटू वातावरण का चित्रण किया है कि मैंने कई दत्तरों से काम किया था, मगर सुबह सुबह अपने इतने उदास और डरे हुए चेहरे उसने नहीं देखे थे। उसे लगता कि हॉल में किसी का शव रखा था और तमाम लोग मातम कुर्सी के लिए इकट्ठी हुए थे। तो दफ्तर के केबिन में जब मुख्य संपादक के सामने पेशी होती है तो लोगों ने पुण्यतिथि का नाम लिया था और यह एक खुला रहस्य था कि पुण्यतिथि पर लोग घर से जो है हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र पढ़कर आते थे। यह वही शैली है जिसका जिक्र ऊपर कालिया ने जो है अपनी कहानी में मिथ कथन के रूप में किया था और अपने इसी रंग में जो है रविंद्र कालिया जी कहानी को तथ्य और शिल्प स्तर पर एक नया तेवर प्रदान करते चले आ रहे हैं। तो इनका जो शिल्प है, तथ्य और शिल्प के स्तर पर जो नए नए प्रयोग किए इन्होंने कहानी में रविंद्र कालिया जी ने, चाहे वो काला रजिस्टर हो, दफ्तरी व्यवस्था के बारे में लिखा गया कहानी, दाम्पत्य जीवन के बारे में 9 साल छोटी पत्नी, लाल तिकोन, ये सब कहानी हो, साहित्यकारों का संघर्ष पुस्तक पुराण के बारे में हो या बोगनवेल या गरीबी का दंश के बारे में, जैसी सांप्रदायिक कई समस्याओं को जो है इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया है। क्योंकि और कहानी में ये व्यंग की मारण क्षमता का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इनकी शैली जो है बड़ी ही उत्कृष्ट शैली है, जो कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहानी इनका व्यापक स्वरूप धारण करती है और इनकी जो भाषा शैली है उसमें बहुत जबरदस्त जो है भाषा को रचने में बड़े प्रभावी शब्दों का प्रयोग किया। तब से लेकर अब तक निरंतर जो है रविंद्र कालिया जी की कहानियों में रचना को लेकर जो विशेष रूप से सजग है। आज उनकी भाषा चिंता इसी रूप में देखी जा सकती है कि लेखक का सबसे बड़ा हथियार उसकी भाषा ही होती है, जिसकी धार वक्त ने कूंद कर दी है, जिसे नेताओं, अभिनेताओं और मीडिया ने बहुत बेरहमी से रौंदा डाला है। लगता है कि ये शब्द नहीं, उनके छिलके हैं, ऐसा लगता है। तो गोरैया कहानी में अगर हम देखते हैं, सांप्रदायिकता की समस्या, देश की राजनीति और समाज में व्याप्त गई ऐसी बीमारी है जिसका स्वरूप निरंतर विकटतर होता जा रहा है। अंग्रेज की साम्राज्यवादी नीति ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य की जो है ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि देश में भाई भाई की तरह रहते हिंदू मुस्लिम वर्ग की गंगा जमुनी संस्कृति की धारा प्रदूषित हो गई। स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्रों का गठन भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। आजादी के बाद देश में जब तब सांप्रदायिक दंगे होते रहे, जिसका जो है विकरालतम रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस और गुजरात के नरसंहार के रूप में हमारे सामने आता है। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों से निरंतर साहित्यकार इस समस्या से जूझते रहे और इंसानी भाईचारे पर एक से एक सशक्त और मार्मिक कहानियां हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला कई भाषाओं में कथाकार द्वारा रची गई। ये ही भाषा भाषी मुख्यतः सांप्रदायिकता की आंच से झुलसते रहे। क्योंकि कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, या भीष्म सहानी की कहानी अमृतसर आ गया, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, कमलेश्वर की कहानी कितने पाकिस्तान, या मंटो की टेबा टेक सिंह, महेंद्र सिंह सरना का हीरा अमृत पंजाबी की एक कहानी है आदि। ये कहानी जो बड़ी मार्मिक कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो दीवारें हैं राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। सामान्य आदमी ने इन दीवारों को हमेशा जो है बेमानी माना है,
सभी भाषा के फलक के साधकों ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के सामान्य आदमियों के भाईचारे सौहार्द को रेखांकित कर इस दीवार को तोड़ने की बड़ी सार्थक भूमिका निभाई है, क्योंकि रविंद्र कालिया भी अपनी गौरैया कहानी में इस सांप्रदायिकता की समस्या से जूझते हुए सामान्य आदमी के बीच सौहार्द व भाईचारे को प्रकाशित कर सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर गहरी चोट करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखी गई ढेरों कहानियों में गौरैया की अगर हम चर्चा करें तो ये अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई दिखती है। ये कहानी ये अपने कथ्य पर नहीं बल्कि विमर्श पर कहीं भी विमर्श नहीं रचती है, इसका कथन नहीं करती है, क्योंकि परिवेश चित्रण और गौरैया चिड़िया के प्रतीक से जो है ये कथ्य यहाँ व्यंजित हो जाता है, वर्णित नहीं होता, विवेचित नहीं होता। कहानी में विचार इस रूप से जो है आता है कि ऊपर से थोपा हुआ या आरोपित नहीं लगता। अपनी शैल्पिक युक्तियों से गौरैया एक प्रतीक बन जाती है, अमन का, इंसानियत का, सांप्रदायिक दंगों उत्पातों के बीच मानवता की तलाश का। क्योंकि सांप्रदायिकता के जेठ की दोपहरी से तपते लू संतप्त वातावरण में दोपहर के घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों से ऊपर तितली की तरह थिरक रही। कहानी का प्रारंभ ही जेठ की तपती दोपहरी के चित्रण से प्रारंभ होता है, किंतु दोपहरी की भयंकर गर्मी के चित्रण द्वारा लेखक का अंतर्निहित भाव पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटों के ताप की ओर संकेत करता है, जिसमें गौरैया की आवाज एक शांति की आवाज का सुकून लेकर आती है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटे की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। गौरैया का यह शांति प्रतीक अगले पैराग्राफ में अधिक स्पष्ट और प्राप्त कर लेता है, जब कहानीकार गौरैया की इस रूप को प्रस्तुत करता है कि गौरैया चुप हो जाती है तो लगता है कि पूरी कायनात धू धू जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती है तो लगता है कि अभी प्रलय बहुत दूर है, तो पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं। धू धू जलती कायनात में जो है गौरैया का ये रूप शांति कपोत के पाठक सा लगता है। मनुष्य अपने अपने धर्म संप्रदाय की मान्यताओं को किस प्रकार से दूसरों पर थोपना चाहता है, इसके प्रमाण स्वरूप गौरैया की आवाज अपने अपने धर्म संप्रदाय के नारों के प्रतीक खोजी जाती है। गौरैया हर हर महादेव कह रही है ऐसा लग रहा है, ये गायत्री मंत्र जाप रही है ऐसा लग रहा है, या वेद की ऋचा पढ़ रही है ऐसा लग रहा है। ये हिंदू मन की मान्यता है। और गौरैया के स्वर में अल्लाह अकबर, नाराय तकरीर, अल्लाह अल्लाह की रट सुनना मुस्लिम मन का भरम है, और सिख के मन में परिकल्पना उसमें कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की आवाज सुनकर खालिस्तान की मांग कर रही। तो इस वातावरण के चित्रण में उस स्थिति का बोध होता है जिसमें ये देश विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक मांगों, इच्छाओं और उनके संकल्पों को वाणी देता है। थोड़ा आगे चलकर जो है कहानी में लेखक अपना मंतव्य और स्पष्ट करता है। कहानीकार कहना चाहता है कि जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुरापतें जन्म ले रही है, तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये भी तो उसी वातावरण का अंग है जहां से लू से भी तेज चिलचिला रही है सांप्रदायिकता दुश्मनों मकानों की छतों पर छोटी मोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही। सांप्रदायिकता इश्तिहार की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। सांप्रदायिकता इस जहरीले माहौल में वह नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है, मगर इसकी आवाज सुनकर आभास होता है कि वह अभी संक्रमण से मुक्त है। क्योंकि पंजाब में आतंकवाद जिस रूप से फैल रहा था,
वह भी सांप्रदायिकता का एक रूप था। उसको वहां मनाए जा रहे घल्लू धारा से व्यक्त कर दिया गया था। वास्तव में ये सब देश में जगह जगह हो रहे खुरापते ही। गोरैया अपनी घोंसले के लिए तिनका इकट्ठा कर रही थी। लेखक की सोच में आता है कि गोरैया घोंसले के लिए घास के तिनके नहीं, रामशिला इकट्ठे कर रही है। कहानीकार पाठक को एकदम से रामलला के मंदिर निर्माण के प्रकरण से जोड़ देता है। पूरे देश में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार धार्मिक उन्माद कार्य कर रहा था, गोरैया के तिनके तिनके के माध्यम से उस ओर इंगित कर दिया गया है। दूसरे ही क्षण उसे समीप की ही मस्जिद की याद आती है। वहीं हनुमान मंदिर है। वस्तुतः कथाकार उस सांझी संस्कृति की ओर ध्यान दिलाना चाहता है, जहां पूरे देश में मंदिर मस्जिद सदियों से के साथ साथ अपना अस्तित्व बिना किसी संकट के बनाए हुए थे। काशी, मथुरा, कितने ही शहरों में सदियों से धार्मिक आस्था के ये केंद्र इसी रूप में खड़े हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना। तो फिर आज ये रामलला का मंदिर निर्माण, बाबरी मस्जिद का लफड़ा क्यों उठ खड़ा हुआ? शांति और सांझी संस्कृति की प्रतीक गोरैया धर्म के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। वो अपने लिए एक सुंदर नीड बनाना चाहती है। नीड बनाकर गोरैया उस घर की सदस्य ही बन जाती है। और वह और कथावाचक नरेटर जो है वार्तालाप करने लगते हैं। यहाँ कहानी जो है लोक कथा के स्तर पर उतर आती है। उन दोनों के बीच प्यार भरी सी गुफ्तगू होती है। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा। गोरैया भी परिवार में घुल मिल गई थी। उसने दो नन्ही नन्ही गोरैयों को जन्म दे दिया था, जिसके जन्म पर घर में उत्साही माहौल उठा था। एक दिन गोरैया सुबह से गायब हो जाती है। उसके बच्चे अकेले पड़े थे। तो कहानी में जो मैं को बच्चों की फिक्र लग जाती है, उसे क्रोध भी आता है कि वह अपने नन्हे मुन्ने के प्रति इस कदर निर्दय कैसे हो सकती है। जब वो पत्नी को यह स्थिति बताता है तो व्यंग में उन्हें बोतल से दूध पिलाने की बात कहती है। और मैं जो है पात्र चिढ़कर किस्सा तोता मैना की शैली में कहता है कि सब औरतें स्वार्थी होती है गोरैया की तरह। तो फिर कहानी उन विवरण की ओर जाती है कि किस प्रकार गोरैया और बड़ा बच्चा घोंसले से गायब हो गए थे। छोटी गोरैया अकेली रह जाती है। उन दोनों के गायब हो जाने पर मैं कुछ ऐसा परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटी घर से गायब। गोरैया के पूरे खानदान में मैं की अनबन हो गई थी। एक शाम को मैंने देखा कि पूरा घोंसला खाली पड़ा था। उसमें चिरई का पूत भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे गोरैया का पूरा परिवार मंदिर के कलश पर निर्द्वंद भाव से बैठा नजर आया। तीनों ने जो है अत्यंत मौज मस्ती से वहां बैठी पिकनिक बना रहे थे। उसके मन में सहसा ये प्रश्न उठा कि ये चिड़िया मंदिर के कलश पर ही क्यों बैठी है। इस कारण की खोज वो इस रूप में करता है क्योंकि इन्होंने एक हिंदू के घर जन्म लिया है ना। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। यह अकारण ही नहीं कि विश्राम के लिए उन्होंने मंदिर को चुना है। तो यहाँ पर किस तरह से बताया गया कि कुछ जो है संस्कार जन्मजात होते हैं। अगर मंदिर में बैठी है चिड़िया तो आप कह देंगे कि इसके संस्कार जन्मजात है। चिड़िया को यह ज्ञान आ गया। वस्तुतः यह मैं के अपने ही दिमाग का फिर है। उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही वो मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। लाउड स्पीकर से अजान के स्वर उठे तो वो उड़कर मंदिर के कलश पर जा बैठी। तो कहानी यहाँ पर सोच को एक झटका दे देती है कि धर्म संप्रदाय की ये चौहदियां मनुष्यों ने स्वयं ही बनाई है, स्वयं ही बना डाली है। क्योंकि सामान्य जनता तो इन चिड़ियों की तरह इन छोटे छोटे धार्मिक कटघरों में इनसे बहुत ऊपर है। वह चाहे जहां गोरैया की तरह अपना आश्रय स्तर चुन लेती है, वही अपना सकून तलाशती है, बिना इस सोच के कि ये किस धर्म संप्रदाय से उसे मिलती है।
जब कभी मैं उन्हें अपने बगीचे में देख लेता है तो सोचता है कि जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ, किंतु जन्मभूमि का नाम आते ही फिर कहानी राम जन्मभूमि प्रकरण से इंगित कर दे तो उस समय की चिंता से जोड़ देती है। जन्मभूमि नाम से ही मुझे आशंका होने लगी, मगर मुझे विश्वास है यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि एक चिड़िया ने जन्म ले लिया था, भगवान ने नहीं लिया। कहानी यहाँ बड़ी ही टेक्निक से यह संदेश दे जाती है, उस भगवान की सार्थकता प्रसन्नांकित है जो मनुष्य मनुष्य के बीच दीवार खड़ी कर दे। सामान्य जन तो चिड़िया की तरह धर्मनिरपेक्ष भाव से जीना चाहते हैं, वो अपने अपने नीड़ों में मगन है, मस्त है, एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए। इसी रूप में जो है कहानी का शीर्षक पूरी तरह से चरितार्थ हो जाता है। गौरैया मनुष्य को मानवीयता का संदेश देती है। तो अगर कहानी में हम देखें तो गौरैया कहानी में सांप्रदायिकता की समस्या भारतीय राजनीति और समाज में बहुत गहरे रूप से प्रवेश कर चुकी है, और हिंदी कहानी में सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर करारी चोट की। इसी क्रम में गौरैया जो है रविंद्र कालिया की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। गौरैया बहुत बारीकी से बुनी गई कहानी है, जिसमें लेखक ने गौरैया चिड़िया का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। गौरैया तो कहानी में एक माध्यम है, जिसके इर्द गिर्द कहानी व्यंग और फैंटेसी का एक वितान सा रचती है। गौरैया की आवाज सुनकर कहानी का नरेटर कथावक्ता में ये कल्पना करता है कि ये चिड़िया विभिन्न धर्म संप्रदायों के भड़काऊ नारों का उच्चार कर रही है, जो समाज को गुमराह करने वाली बातें। तो वातावरण और परिवेश का इस्तेमाल भी कथाकार एक रूपक के रूप में ही करता है। जेठ की तपती दोपहर की आग की लपटें मानो देश के चारों ओर व्याप्त सांप्रदायिकता का जुनून है, जो सृष्टि में प्रलय लाने के लिए काफी है, किंतु गौरैया का शांति स्वर ही इस प्रलय की आशंका को दूर रखने की आश्वस्ति देता है। कहानीकार बहुत स्पष्टता से अपना मंतव्य प्रकट करता है कि जब इंसानों के दिलों में तरह तरह की खुराफतें जन्म ले रही है, तो पेड़ पौधे जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते थे। गौरैया का स्वर सुनकर तो उसे लगता है कि यह अभी उस संप्रदाय से मुक्त है। गौरैया का कभी मंदिर पर जा बैठना और कभी फुर्र से मस्जिद पर जा बैठना उस उन्मुक्त सोच को व्यक्त करता है, जहां किसी को शांति मिले वहीं बैठ जाओ, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। इसलिए गौरैया बहुत समझदारी से ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच अपने नीड़ का स्थान चुनती है। गौरैया धर्म के पसड़े में पड़ना नहीं चाहती। गौरैया उस सामान्य आदमी का प्रतीक भी बनती है, जो धर्म की संकीर्णताएं, मंदिर मस्जिद की अलगाववादी प्रवृत्तियों से अलग सामान्य रूप से जीवन जीता है। उसके लिए आस्थाओं के ये केंद्र, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, और इनको लेकर किए जाने वाले झगड़े का कोई मायने नहीं रखता। न उन्हें रामशिलाओं से कोई मतलब, न जन्मभूमि प्रकरण से। उसका जो नीड़ है वह भगवान का घर नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत का घर है। इस प्रकार कहानी बड़े कुशलता के साथ संदेश छोड़ती है कि वास्तविक मानवीयता धर्म संप्रदाय के संकीर्ण दायरों से बहुत ऊपर है। तो यही कहानी में जो है मूल तथ्य है, इसकी मूल संवेदना है। तो इस कहानी से जो प्रश्न आएगा उसमें यही आ सकता है कि सांप्रदायिकता की समस्या का हिंदी कहानी में किस रूप से प्रतिरोध किया गया है। गौरैया कहानी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कीजिए, या फिर गौरैया कहानी के भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए, प्रश्न आ सकता है। अब अगली कहानी ड्राइंग रूम, राजकमल चौधरी जी की कहानी ड्राइंग रूम की चर्चा हम करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है? जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसी बीच कुछ डिस्टर्ब होता है तो आप बोलिएगा, जो है उसे समाधान करने की चेष्टा करेंगी। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, और
जो नहीं जुड़े हैं अपने मित्रों से सहपाठियों से जो है लिंक भेज दें ताकि वो जुड़ सके और जो है कक्षा का जो है लाभ उठा सकें, क्योंकि अब हमारी क्लास का तो अंतिम दौर जा रहा है। कल की जो है क्लास अंतिम क्लास रहेगी। इसी बीच आपके जो कुछ प्रश्न हैं, आरती जी ने कहा था कि असाइनमेंट किस तरह से लिखें उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। जी आप सर। हाँ, आप लोग निरंतर जो है पाठक बने हुए हैं, इसीलिए आपका जो है बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अगली कहानी हम ड्राइंग रूम की ओर चलते हैं। राजकमल चौधरी जी की कहानी ड्राइंग रूम। ये कहानीकार जो आप मतलब इन्होंने जो कहानी में विचार अलग आएंगे आप, क्योंकि ड्राइंग रूम कहानी के जरिए भी राजकमल चौधरी जी के विचार में अगर हम देखें तो समकालीन नागरिक जीवन की जटिलता, मजबूरी और मजबूरी के अंधकार में तुमको राह तलाशना, ये मानवीय संवेदना को देखना। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में जिन सुरंग में जीवन यापन की बुनियादी शर्त पूरी करने के लिए मनुष्य नकली जीवन जी रहा है, किराए का पोषक, खोखली हंसी हम हंस रहे हैं, बीमार खुशियां ओढ़ने के लिए जो है हम मजबूर होता है, उस व्यवस्था को बेनकाब करने के जो है रचनात्मक रूप से हम समझ सकेंगे। क्योंकि राजकमल चौधरी ने हिंदी और मैथिली दो भाषाओं में ज्यादातर रचना लिखी थी। वैसे तो उन्होंने अंग्रेजी और बंगला में भी कुछ कुछ लिखा है, परंतु हमें उन सबसे आज कुछ नहीं, क्योंकि राजकमल चौधरी जी का संपूर्ण लेखन, कहानी हो चाहे कविता हो, उपन्यास, निबंध, नाटक, पत्र, डायरी, सभी मानव जीवन की बुनियादी शर्त पर टिका है। तो मानव जीवन की इनके अनुसार जो है तीन आदम प्रवृत्तियां हैं। एक तो बुभुक्षा, यौन पिपासा, आत्म सुरक्षा अर्थात रोटी भूख से जो है खाने की इच्छा, यौन पिपासा सेक्स, और जो है आत्म सुरक्षा यानी सुरक्षा, इन तीनों की पूर्ति के लिए जो है मनुष्य मर्यादा तोड़ता है, असभ्य होता है, जंगली हो जाता है। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो इसके पलट पर एक बिंदु ये भी है कि मनुष्य शक्ति चाहता है। आज का मनुष्य पावर, भारतीय स्वाधीनता होने के आज कई वर्ष हो गए हैं और राजकमल चौधरी लेखक की भी मृत्यु तक के समय को लेकर ले तो कई वर्ष हो गए। पावर की व्याख्या पैसों का पावर। मनुष्य का पावर क्या है? पैसा, पद, स्त्री, बंगला, गाड़ी, गद्दी, क्या है मनुष्य का पावर? एक से एक तानाशाह पल भर का उन्माद मिटाने के लिए अपने मातहत स्त्री के सामने घुटने टेक देता है, नंगा हो जाता है, पैसे कमाने के लिए ईमान और इज्जत बेच देता है। मनुष्य पैसा कमाकर जो है इज्जतदार बनना चाहता है। तो राजकमल चौधरी का जीवन दर्शन इस सूत्र में भी झलकता है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है। सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और सब कुछ पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है। तो उनका नायक खरीद पाता है या नहीं, इस बात पर जो है इच्छा पूरी हो या ना हो, मूल बात है कि इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। आजादी के बाद जो है भारतीय समाज में पनपी कुछ दुरावस्था, सियासी तिकड़ में ठगे हुए नागरिकों की निराशा, आजादी के जश्न में मसरूर राजनेता राजनीतिक मोह भंग की सीमा संघर्ष को हम देखते हैं। तो सच्चाई है कि स्वातंत्रोत्तर काल में सत्ता की चमक दमक में बड़े बड़े सुरमाओं के आंख जो है चकाचौंध गए। तत्कालीन लाभ और चमत्कारिक उन्नति, वैभव, साधन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति की लालसा से निरक्षर, साक्षर, उच्च शिक्षा प्राप्त सब लोग सम्मोहित होने लगे हैं और सत्ता की गलियों में भटकने लगे हैं। क्योंकि समाज का व्यवस्था विखंडन हुआ, रूढ़िग्रस्त परंपराओं का निर्वाह करने वाला एक वर्ग अपने जातीय संस्कारों में उलझा रहा। श्रम और श्रमजीवी को हेय समझना उसके अहम का पर्याय सा बन चुका था।
संचित एवं स्थायी संपदाओं को बेचकर खाना भोगना उसके जीवन यापन की मजबूरी हो गई। रूढ़िग्रस्त जो है जन्मजात संस्कारों की वजह से वह वर्ग श्रम और श्रमजीवियों के करीब जाने से कतराता था और अपनी अक्षमताओं के कारण ऊपर वाले वर्ग में अपने को समाहित नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्वातंत्र्योत्तरकालीन समाज में नागरिक परिदृश्य का द्वेध भरा यह आचरण राजकमल चौधरी की कहानी में उजागर है। तो राजकमल चौधरी के जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में कई विवाद है, पर सच्चाई है कि उनका पितृग्राम सहरसा बिहार में, वहाँ का प्रसिद्ध गांव सहरसा जिले का महिसी गांव, और 13 दिसंबर 1929 को उनके ननिहाल रामपुर हवेली में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता ने उनका नाम मनिंद्र नारायण चौधरी रखा। सगे संबंधी दोस्तों के बीच ये फूल बाबू के नाम से जाने जाते थे। कुछ दिन उन्होंने उनका नाम अपना नाम मधुसूदन दास भी रख लिया था। हिंदी और मैथिली की पत्रिकाओं में या नामिका चौधरी, वनलता सिंह और अपनी पत्नी शशि चौधरी के छद्म नाम से कई रचनाएं प्रकाशित करवाई। छद्म नाम से मासूम आजिमाबादी के नाम से भी इनकी एक छोटी सी कविता प्रकाशित है। तो बीच में उन्होंने कई बार अपना लेखकीय नाम बदला। वे नाम थे मणिंद्र किरण, पुष्पतीर्थ, स्वर्णफूल, पुष्पराज, मणिंद्र और राजकमल। अंततः राजकमल चौधरी को ही इतिहास में अंकित होना था। बड़े ही तेजस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञा, मनमोजी स्वभाव के व्यक्ति, इनके पिता शिक्षक थे। तो हम देखते हैं कि राजकमल चौधरी की जो प्रवृत्ति है, निर्भीकता इनका मूल स्वभाव है। बौद्धिक बहस में किसी से भी नहीं डरते थे। परहित भावना से अभिभूत रहते थे। चाहे वो नगर, नागरिक, परिवेश और जीवन को देखने में उनकी आलोचकीय दृष्टि हो या थोड़ी अलग थी इनकी, क्योंकि स्थापित रूढ़ी और जर्जर मानदंडों से एकदम अलग है। इन्होंने मैथिली और हिंदी में प्राय ज्यादा रचनाएं लिखी। उनकी प्रकाशित कृतियां है, हिंदी में लिखा अग्निष्ठान, शहर था शहर नहीं था, नदी बहती थी, ताश के पत्तों का शहर, मछली मरी हुई, 20 रानियों के बाइस्कोप, एक अनार, एक बीमार, अग्निस्नान एवं उपन्यास उपन्यास है, मुक्ति प्रसंग, कंकावती, इस अकाल वेला में विचित्रा, ऑडिट रिपोर्ट कविता संग्रह है, मछली जाल, सामुद्रिक एवं अन्य कहानी, प्रतिनिधि कहानियां राजकमल चौधरी की जो है कहानी संग्रह है। तो जब हम देखते हैं ड्राइंग रूम कहानी पर, हम सीधे रूप से आते हैं कि ड्राइंग रूम कहानी नवंबर 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये उसी वर्ष या उससे पहले लिखी गई शायद कहानी है, 1960 में ही लिखी गई होगी या 1959 में लिखी गई होगी। तब भारतीय संविधान का 13वां वर्ष चल रहा था। पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की चमक दमक में व्यस्त थी, और इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर था। तो ड्राइंग रूम ऐसे ही नागरिकों की प्रतिनिधि आइरिन नाम की भारतीय युवती की जीवन व्यथा की कहानी। कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक है। दिए गए विवरण के अनुसार कथानायिका आइरिन ठाकुर उस अखबार में दयानंद के अधीनस्थ विमेन सेक्शन की प्रभारी की कुल 300 रुपए प्रति मास की नौकरी पाने की अभिलाषी है, और आइरिन ने दयानंद से परिचय बनाकर उन्हें अपने घर बुलाया है ताकि वे प्रभावित होकर इस नौकरी के लिए उसका नाम रिकमेंड कर दे। आइरिन एक दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है जो उच्च वंशीय ब्राह्मण थे।
आयरिन की माँ जो है कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम या चिकोस्लोविया की थी। आयरिन की छोटी बहन जो है लिलियन, शकुंतला, शीलू, मिनी और छोटा भाई सुभाष उसके साथ रहता था। कितने लोग हैं? इस 6 सदस्यीय परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? आयरिन पर। बस इतनी सी पारिवारिक हैसियत ही कि आयरिन के आवास पर दयानंद पहुंच जाते हैं और उसके ड्राइंग रूम की सजावट से उसके जीवन स्तर पर उच्च धारणा बनाते हुए उसे स्पष्ट कह देते हैं कि ऐसे भव्य रहन सहन वाली लड़की के लिए नौकरी बहुत छोटी है। मैं इस नौकरी के लिए आपका नाम रिकमेंड नहीं कर सकता। आप खुद इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। इस बात पर आत होकर आयरिन उन्हें अपने भीतर के कमरे में ले जाती है, जो कमरा किचन के साथ साथ कैथरीन की वास्तविक हैसियत का सबूत है। ये स्थिति देखकर दयानंद दंग रह जाते हैं। वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज को देखते रहते हैं, आयरिन को देखते रहते हैं और धारणा बनाते हैं कि आयरिन को फैशन से और मेकअप से और ऐसो जो है इशरत से वाकई नफरत। कहानी की घटना तो बस इतनी सी है, पर जैसा होता रहा है कि कोई भी जो है घटना के कारण महत्वपूर्ण नहीं होती है, वो प्रस्तुति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। घटना तो यहाँ बहुत साधारण सी है और छोटी सी है, आप विचार करते होंगे, देखते होंगे, पर बुनावट के कारण ये कहानी का जीवन दर्शन और व्यंजना उसे विराट बनाती है। आप कहानी में ही देख सकते हैं कि कितनी विराट फलक, कितना जो है तेज विचार आ रहा है कहानी। सच्चाई है कि कहानी का परिदृश्य विडंबना बिंबों के द्वैध और विरोधाभास से झलकती है। इस कहानी में कथावाचक और कथा नायिका को कथा परिदृश्य के नागरिक जीवन का चित्र गोचर करता है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तविकता और प्रदर्शन के बीच का विरोधाभास है। रियलिटी कुछ है और दिखा रहे कुछ है, और ऐसा करने की मानवीय मजबूरियां हैं, बहुत सी विडंबना है पेश कर दिया। दार्शनिक आधार पर कहें तो पूरा मानव जीवन ही एक नाटक है, और इस नाटक में जब मनुष्य को बार बार तरह तरह का नाटक खेलना, सामाजिक परिस्थिति में खुद को फिट रखने के लिए, करने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा और अपनी नाटकीय अस्मिता का संकेत देने हेतु मनुष्य पल पल स्वांग में लीन रहता है। उसके मनोभाव में तीक्ष्णता और तीव्रता से परिवर्तन लाने के क्रम में बार बार कटे मुर्गे की तरह छटपटाता रहता है। ये कहानी की विडंबना है, बेहतरीन उदाहरण है। कथावाचक को जो है अभिजात्य आचरण से भय लगता है, इसीलिए तो वो आयरिन से फोन पर बात करते हुए उन्हें डर लगता है। आयरिन के घर जाते हुए अंधेरी सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें डर लगता है कि उनकी मामूली सी शकल और पहनावे का आयरिन पर क्या असर पड़ेगा। वहां पहुंचने पर आयरिन के ड्राइंग रूम की साज सज्जा, कमरे में लेटेस्ट डिजाइन का फर्नीचर, फर्श पर जो है पर्शियन कारपेट, पियानो सेट, रेडियोग्राम, शारीरिक अभिजात्य के सुंदरतम उदाहरण के रूप में खुद को पेश करती हुई आयरिन खादी की सफेद साड़ी से लो कट जो है ब्लाउज का उसका लिबास, अपनी बहन शकुंतला की नृत्य प्रतिभा और उसके एरोगेंस का विवरण, दूसरी बहन सीलू के लाइन क्लब का विवरण, अपनी पारिवारिक श्रेष्ठता का उजागर करने में उसके सारे आयास को देखकर दयानंद दंग है। आयरन के उस कौशल को देखकर चकित होना पड़ता है कि किसी के बारे में कम जानकारी रहने पर भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसकी खुशामत और तारीफ में किस तरह की पद्धति अपनाता है। एक आकर्षक शारीरिक गठन वाली युवती किसी मर्द के बगल में बैठकर कहे कि अचानक इस पहली मुलाकात में ही हम कितने नजदीक आ गए, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए। वो दयानंद की खुशामत में कहती है कि मैं आपके लेखन आदि को पढ़कर
आपको ऑक्सफोर्ड स्टाइल का आदमी समझती थी, आपकी मदर टंग अंग्रेजी समझती थी, मगर आप तो 100% भारतीय है। मुझे भी कॉन्टिनेंट का कायदा कानून पसंद नहीं है, मुझे अपना देश, ये अपना यह देश ही अच्छा लगता है। तो आयरिन के इस वक्तव्य में कितनी चतुराई है, कितनी लाचारी और कितना जो है लक्ष्य केंद्रित कौशल है, ये तो देखते ही बनता है। आयरिन को मालूम नहीं है दयानंद नाम का ये पुरुष अधिकारी किस आचरण और किस वक्तव्य से प्रसन्न हो, इसलिए थोड़ा नजदीक बैठकर विभिन्न कोटि की प्रशंसा करती हुई जो है कला साहित्य संस्कृति अध्ययन मनन और सादगी से अपना प्रेम, क्लासिक लिटरेचर के प्रति अपनी दिवंगत माँ का प्रेम, नृत्य के प्रति अपनी छोटी बहन शकुंतला का प्रेम, संगीत स्वाभिमान और लौकिक अहमन्यता बरकरार रखने के लिए वो दूसरी बहन लिलियन का प्रेम और लाइम क्लब और उड़ान के प्रति तीसरी बहन सीलू का प्रेम प्रदर्शित करती है और अपने परिवार की और अपनी विरासत की भव्यता प्रदर्शित करती जा रही है। और अचानक जब उसे मालूम होता है कि तो हम देखते हैं कि आयरीन को हम देखते हैं कि अपने पूरे परिवार की और अपनी विरासत की भव्यता प्रदर्शित करती जा रही है और अचानक जब उसे मालूम होता है कि दयानंद जैसा पुरुष अधिकारी इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ तो तत्काल अपना पैतरा बदल लेती है, क्योंकि आयरीन के प्रभावित करने वाले सारे उद्यमों के बाद जब दयानंद कहते हैं कि फिर आपने इतनी मामूली सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया है, तो आयरीन को अपना पासा उल्टा नजर आता है और तब वो आनंद फानंद से बातचीत की दिशा जो है उलट देती है। खुद खुद को जो है भिखारन की जो है गठरी की तरह खोल कर फैला देती है। वह कहती है देखिए दयानंद साहब, आपने इतने साफ लफ्जों में नहीं पूछा होता तो मैं यही कहती कि मैं रुपए के लिए नहीं, शौक के लिए, जर्नलिज्म के अपने शौक के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ, मगर अब ऐसा नहीं करूँगी। आइए मैं आपको अपना नया घर दिखाती हूँ, आपको अपना घर दिखाती हूँ। और उसी से ही जो है हमें पता चलता है कि आयरीन की जो है रियलिटी, उसकी वास्तविकता का जो है हमें ज्ञान नजर आता है कि आयरीन की क्या वास्तविकता है। वह अपने और घर में उन्होंने देखा कि भीतर कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा किचन, बहुत छोटा सा कमरा था, कमरे में एक और चूल्हे पर चावल पक रहा था, खाने के बर्तन बिखरे पड़े थे, दो तीन बड़े बड़े ट्रंक रखे थे, बिस्तरों के बंडल पड़े थे, घर गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा था, दूसरी ओर जमीन में दरी बिछाकर तीनों बहनें बैठी थी। तो शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी शकुंतला, और लीला जो है चावल से कंकड़ का पत्थर चुग रही थी, सीलू अध लेटी पड़ी थी और ताड़ का पंखा खुद को अपनी बड़ी बहन को झेल रही थी। तो एक मोड़े पर भाई बैठा था, फिजिक्स की एक किताब पढ़ रहा था और कमरे में कहीं इतनी जगह नहीं बच रही थी अर्थात कथावाचक दयानंद आयरीन के साथ खड़ा हो सके। ड्राइंग रूम के बाहर की स्थिति देखिए और अंदर की स्थिति देखिए। वहीं अंदर जाते ही बहन पूछती है कि दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना? क्या कह रहे थे वो? तो फिर ड्राइंग रूम में आकर आयरिन ने कहा दयानंद साहब इस कमरे की हर चीज किराए की है और पिछले
5-7 महीनों से किराया नहीं दिया गया है। ड्राइंग रूम में तो क्या हुआ, ड्राइंग रूम का सामान किराए का है और वो किराया भी बकाया है। और नेपाली मेरा और नौकरानी मेरे नहीं है, बगल के बड़े लेट वालों के हैं। ये लोग दयालु है ना, कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम करने देने देते। तो इस कहानी की ये संरचना विमर्श के बड़े फलक को दरकार रखती है। 20वीं सदी का छठा दशक अर्थात स्वाधीनता के 13 बरस बाद भी जो कहानी लिखी गई थी, भारतीय नागरिक के जीवन की कथा क्या थी। दिवंगत वायुसेना अधिकारी की 5-5 जवान बेटियां, एक अध्ययनशील तरुण बेटा किस तरह से जीवन बसर कर रहा था। अस्तित्व रक्षा में जीवन के जिस छद्मों में इन 5 बहनें जुटी है ना, वो छद्म आगामी दिनों में उन्हें कहां लेकर जाने वाला है। जिस पत्रकारिता के जोर से भारत के स्वाधीनता संग्राम को बल और मुक्ति की कामना हासिल हुई थी, उस पत्रकारिता के बारे में स्वाधीनता के 13 बरस बाद की युवतियां कैसे छद्म की कल्पना की हुई थी। देखो तो ये राजकमल चौधरी ने कथा की कौशल को किस तरह से विलक्षण रूप से दिखाया गया है, जहां छोटे से कथ्य को बनावट के कौशल से एक जानदार और प्रभावकारी कहानी बनाई गई है। तो अगर ड्राइंग रूम में देखें तो जीवन दर्शन है। कथा लेखन का एक खास रंग प्रस्तुत है यहाँ पर लेखक का। स्वातंत्र्योत्तर कालीन भारतीय समाज में अगर हम देखें तो नागरिक परिदृश्य में एक तरफ जो है दूसरों के हिस्से का पवन प्रकाश हड़प कर ऐश करने वाला दल सक्रिय था दूसरों के हिस्से का, तो दूसरी तरफ लोग अस्तित्व रक्षा के लिए अपने साधन जुटाने के लिए अपने श्रम कौशल को जोड़ते। भारतीय समाज की ये दशा अब कोई 5 दशक के बीत जाने के बाद भी बरकरार है। ड्राइंग रूम कहानी ऐसी ही सामाजिक परिदृश्य का पेश करती है, क्योंकि कहानी की नायिका जो है आयरीन का जीवन संसार, कार्य पद्धति आज हमारे समाज में आज भी बदस्तूर कायम है और ये कहानी उसी जीवन पद्धति से हमारे सुसुप्त मानस को जागृत करती है। आयरीन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए कोई नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह प्रभावित करना पड़ता है कि वो कैसे प्रभावित होगा। ये उसको पता नहीं है आयरीन को कि कैसे प्रभावित होगा। वो दयानंद को प्रभावित करने के तरीके को आविष्कार करती है। दयानंद पर उस तरीके से प्रभावित नहीं होता है, वह दूसरे तरीकों को आविष्कार करती है। तीर एकदम सही निशाने पर लगता है। वाकई आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। यहाँ गौरतलब है कि कहानी किन कारणों से महत्वपूर्ण होती है। घटना के विवरण मात्र से नहीं कहानी बन जाती है, बल्कि असल में घटना के विवरण का दृष्टिकोण, आप उसके नजरिए को देखें कि कहानी को महत्वपूर्ण कैसे बनता है। विवरण का दृष्टिकोण किसी लेखक के जीवन दर्शन से निर्मित होता है और इसी दृष्टिकोण के संस्पर्श से जो है कथाकार का कौशल निर्देशित होता है, बल्कि कथा संरचना का स्वरूप इसी क्रम में निर्धारित होता है। तो ड्राइंग रूम जो कहानी है हमारे लेखक इसी विलक्षण दृष्टि के कारण महत्वपूर्ण है कि जो कि शिल्प, संरचना और भाषा फलक के स्तर पर विराट व्यंजन जो है ध्वनित करती है। कारण ही जो है कथावाचक की को जो है आयरीन की माँ मिसेज कैथरीन जो है ठाकुर से मिलने और उसकी उस आत्मशक्ति जानने की इच्छा नहीं होती, जिसके कारण वो अपना वो सब कुछ त्याग कर सदा के लिए यूरोप से यहाँ चली आई थी। या फिर यहाँ वह शक्ति जो है कैथरीन में नहीं है, आयरीन के पिता में थी। तो कथाकार की शंका के कारण घटनाओं के बीच आया हुआ ये प्रसंग उस वातावरण की ओर इशारा करता है जिसमें एक यूरोपीय युवती एक भारतीय युवक की और किस तरह से 20वीं सदी के तीसरे दशक में जो है अनुरक्त हुई होगी। इस चर्चा का तर्क ये है कि 1960 में जिस दंपति की पहली संतान 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी, उसकी प्राथमिक अनुरक्ति का समय यही रहा होगा।
ये समय पूर्ण स्वराज की घोषणा, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अवज्ञा आंदोलन का समय था। गांधी इरविन चुक्ति समझौता जो है, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध आदि की पृष्ठभूमि का ये समय था, जिसमें गांधी जी के किसी अनुयायी युवक की ओर किसी यूरोपीय युवती के अनुरुक्त होने के पर्याप्त सूत्र थे। तो आइरिन और उसके भाई बहन ऐसी ही नेस्टिक दंपति की संतानें हैं, जो स्वाधीन भारत के लोकतंत्र में अनाज पानी के देवताओं के अस्तित्व के संसाधन की भीख मांगती। गौरतलब है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, जिनसे जो है आतंकित होकर आयरीन ने मान लिया होगा कि उस जैसी कर्मशील युवती को 300 रुपए माहवारी की एक नौकरी पाने के लिए जो है इतने तिकड़मों की आवश्यकता है। 30 वर्ष की आयु की जो आयरीन मेथिसी, वाह, पिकासो, हेनरी मूर, कालिदास की बात करती है। 20-22 साल फ्रांस में रह आई है, अपने 5 भाई बहन का भरण पोषण करती है और भारत में एक अखबार जो विमेन शिक्षण की नौकरी में चयन है, तो किस कारण आशंकित है? आशंकाओं के घटाटोप बादल से भरे समाज का एक पड़ोसी यदि कभी-कभी 5 लावण्यमयी युवतियों से भरे घर की उस अभिभाविका को अपने बेयर या नौकरानी से काम लेने की इजाजत देकर अपनी उदारता दिखाता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में कितनी आशंकाएं होंगी। परत दर परत जो सवाल उठता जाता है प्याज के छिलके की। राजकमल चौधरी जी की रचनाओं की यही खास बात है कि यहाँ पर घटनाएं बड़ी छोटी होती है, परंतु रचना शिल्प और लेखक के दृष्टिकोण के कारण उसका प्रभाव शिखर हो जाता है। तो यही जो है राजकमल चौधरी जी की जो है विशिष्टता रही है, जो कहानियों में दिखाने की इन्होंने परिस्थितियों की एक भूख सी पैदा कर दी है, और खुद को और अपने नागरिक परिदृश्य को मुक्त करने हेतु उन्होंने कहानी में ऐसे चरित्र गढ़े हैं, जिनमें समकालीन समाज का जीवन बोध दिया। उनकी हर कहानी का तथ्य शिल्प हो, चाहे कथोपकथन हो, चरित्र चित्रण हो, समकालीन जीवन की जटिलताओं को उजागर करती है। और इन दिनों दलित प्रश्न हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, या लिंग भेद, बाजारवाद के प्रति आख्यान हो, खूब चर्चा हो रही है आजकल। सारे विषय आज के बुद्धिजीवियों के मुख्य स्वरूप है, और उनकी कहानी ये सब प्रसंगों को लेकर भी जो है बड़ी ही संबद्ध है, क्योंकि राजकमल चौधरी जी का कथा शिल्प भी जो है बहुत ही बेजोड़ है, और इनकी भाषा शैली भी अगर हम देखें तो कहानी में जो है बड़ी ही जो है रोचकता लेकर। तो हम कहानी में अगर हम देखते हैं तो 1960 के आसपास लिखी गई ये कहानी ड्राइंग रूम बड़ी महत्वपूर्ण रचना, क्योंकि जिसमें आजादी के दशक भर बाद के लोकतंत्र में आम नागरिक के जीवन का जो छद्म को बेनकाब किया कर दिखाया गया। आप देखेंगे तो बाहर से भले ही कैसा दिखता हो, अंदर उसके क्या है हमको पता नहीं, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसका परिवेश कैसा है। ये वो समय है जब पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की चमक दमक में व्यस्त थी, और इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर थे। तो परिदृश्य की विडंबना और विरोधाभास के सहारे इस कहानी में जो है एक मामूली घटना में विराट व्यंजना बनी हुई है। एक मिनट, तो कथा नायिका यहाँ पर आयरिन ही को जो है अपने बारे में पूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन चाहिए था। रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रभावित करना है, और ये व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा ये आयरिन को मालूम नहीं। वह उस व्यक्ति को प्रभावित करने के
तरीके आविष्कार करती है, क्योंकि व्यक्ति उस तरीके से प्रभावित नहीं होता है और वो दूसरे तरीके से आविष्कार करती है। तो तीर एकदम सही निशाने पर लगता नजर आया हमें। और इस पूरे प्रयास में विलक्षण भाषा शिल्प के साथ कथाकार जो है राजकमल चौधरी जी ने बिंब को बढ़ते हुए कथा नायिका और कथा परिदृश्य के नागरिक जीवन का जैसा चित्र बनाते हैं, वह दंग कर देता है। वास्तविकता और प्रदर्शन के बीच का जो विरोधाभास है और ऐसा करने की मानवीय मजबूरियां एक बड़ी विडंबना के साथ यहाँ पर पेश किया गया है। जीवन यापन के नाटक में मनुष्य को बार बार ये नाटक खेलना पड़ता है। सामाजिक परिस्थिति में खुद को फिट करने हेतु अपने अस्तित्व की रक्षा करना, व्यवस्था बड़ी लचर हो गई है। आडंबर और खोखलेपन के इस शीर्ष उदाहरण से आयरिन की चतुराई, लाचारी और लक्ष्य केंद्रित कौशल को दिखता है, पर इसमें उसकी छवि संपूर्णता में कहीं ऊंची हो जाती है और सामाजिक व्यवस्था की जो है घिनौनी सूरत सामने आ जाती है। राजकमल चौधरी जी का जो कथा कौशल के विलक्षण प्रतिमान के साथ ये कहानी महत्वपूर्ण संदेश देती है। छोटे से कथ्य पर घनीभूत कौशल के साथ ये एक जानदार और प्रभावकारी कथा है। तो इस तरह से ड्राइंग रूम कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो इसी तरह से आएगा कि मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं को दर्शाती कहानी ड्राइंग रूम कहानी की समीक्षा कीजिए। और एक प्रश्न आ सकता है, जीवन मूल्य और सामाजिक जीवन के चरम यथार्थ के जो है चित्रण में ड्राइंग रूम कहानी का दार्शनिक रूप से विचार कीजिए, ये भी आ सकता है। तो अब हम अगली कहानी क्लॉड इथली इस खंड की अंतिम कहानी की जो है नेटवर्क संबंधी कुछ समस्या हुई थी शायद, 1 मिनट के लिए कट गया था। तो क्लॉड इथली कहानी की जो हम शुरुआत करते हैं चर्चा के लिए कि नई कहानी आंदोलन में क्लॉड इथली के माध्यम से अणु युद्ध की भीषणता के बारे में हमें जानकारी मिले और मुक्तिबोध को जानने का मौका मिलेगा हमें। हिंदी के कवि कहानीकारों में अग्रणी रचनाकार मुक्तिबोध की कहानियां वास्तविक जीवन अनुभव और मानवीय मूल्यों का
बेजोड़ मार्मिक आकलन संपन्न है। अगर देखा जाए मुक्तिबोध की जो कहानी और नई कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नई कहानी ने इतिहास बोध को तत्कालीन संकट के विभिन्न युद्धों को उजागर किया, क्योंकि मुक्तिबोध को हमेशा ऐसा एहसास होता था कि हम किसी एक देश के नागरिक नहीं है और एक विशाल विश्व के नागरिक के रूप में परिकल्पना करो अपने आप। अतः विश्व के हर एक नागरिक का दुख दर्द कहानीकार की अपनी वेदना है और उस वेदना को आत्मसात करके पाठकों तक पहुंचाना, संप्रेषित करने का जो है मुक्तिबोध लड़ते क्योंकि सामाजिक दृष्टि अगर देखें तो मुक्तिबोध की जो है ये कहानी क्लॉड इथरली में देखने को हमको मिल सकती है, क्योंकि अणु युद्ध की भीषणता की उन्मीलित करने वाली मुक्तिबोध की एक बड़ी मार्मिक कहानी है क्लॉड इथरली। क्लॉड इथरली के माध्यम से मुक्तिबोध ने धनी देशों की स्वार्थपरता एवं षड्यंत्र युक्त चेहरे की पोल खोल दी है। युद्धोन्मुखी मानसिकता में मानवीय मूल्य तथा धार्मिक भावनाओं की कोई संभावना नहीं है। आजकल हमारे अवचेतन में हमारी आत्मा आ गई है, चेतन में स्वहित और अधिचेतन में समाज के सामंजस्य का आदर्श, भले ही वह बुरा समाज क्यों न हो। यही आज के जीवन का विवेक का रहस्य है। अपरिभाषित भय का निर्माण करना साम्राज्यवादियों की साजिश है, क्योंकि उनका अपना कोई चेहरा नहीं है। वह भय को वे भूख से भय से भी ज्यादा असरदार बनाए रखे हैं। जनाना जिस्म के आदमी के बयान से कथावाचक को पता चलता है कि वहां एक पागल खाना है। वो दोनों रास्ता पार कर फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसके दोनों ओर यूकालिप्टस के पेड़ के कतार बंधे हैं। वो फैशनेबल रास्ता पागल खाने की ओर जाने वाला रास्ता, और उस पागल खाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए हैं जो आज की निगाह में बड़े से बड़े पागल हैं। तो जनाना आदमी ने वर्तमान समाज के एक कठिन सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि जो आदमी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन सके हमेशा बेचैन रहा है और उस बेचैनी के भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। जनाना आदमी ने जो है क्लॉड इथरली को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया है। क्लॉड इथरली जो कि एक रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई है। अमेरिका के विमान चालक क्लॉड इथरली ने ही हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। मलबे में बदले हिरोशिमा की हालत देखने पर उसके मन में वेदना उमड़ आई है, करुणा उमड़ आई है। उसको पता नहीं था कि उसके हाथ में जो हथियार था वो इतना बड़ा इंजाम देगा, और हिरोशिमा के निरपराध लोगों के सब लोथो कटे पिटे शरीर को देखने से उसका मन पाप बोध जागृत हो गया, उसे अपना अपराध कबूल लिया। लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे इनाम देकर वार हीरो घोषित किया। उसने जो जघन्य अपराध किया है वह वार हीरो की उपाधि देने से देश हित में बदल गया। लेकिन क्लॉड इथरली पाप बोध के कारण दंड स्वीकार करके जेल जाना चाहता है। वो उसके लिए तरह तरह के वारदातें करता है, लेकिन वार हीरो के टाइटल से अभिभूत क्लॉड इथरली को हर बार छोड़ दिया जाता है। क्लॉड इथरली मन की गहराइयों में दबा दी जाने वाली आत्मा की आवाज सुनने वाले लोगों में है, तथा सचेत, जागरूक और संवेदनशील लोगों की कहानी है। तो आज अगर हम देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र के दृष्टि से क्लॉड इथरली कहानी में जनाना जिस्म के आदमी के माध्यम से कहानीकार ने चेतावनी दी है कि भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। अलका सरावगी ने साम्राज्यवाद के बारे में महिला लेखिका है, उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद के भारतीय घरों में प्रवेश को इस तरह व्यक्त किया कि इंडिया के 20 करोड़ घरों में से जो है 16.5 करोड़ घरों को अंदर हिंदुस्तान लीवर कुछ न कुछ छोटा मोटा सामान जैसे तेल या सामान लेकर फंसा हुआ है। हाँ, सही बात है।
एक ब्रेक के बाद पढ़िएगा कभी, उसमें लिखा हुआ है पेज 17 में। उसके सबूत प्रस्तुत करते हुए जनाना आदमी ने कहा, लाल ओट वाली चमत्कार गोरी सुनहली औरतें, उनके कीमती कपड़े, शानदार मोटरों में घूमने वाले अतिशिक्षित लोग, नफीस किस्म की वेश्यावृत्ति सेमिनार, हमारे पास उतने ही एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, ये सब अमेरिका का ही निशान है। अलका सरावगी ने रेखांकित किया, बेंगलोर अब सिलिकॉन वैली का बन गया है, हैदराबाद सैबराबाद है, चेन्नैया चेन्नई गाड़ियों की कारखाने का, डिट्रॉइट त्रिपुर नया मॉन्चेस्टर बन गया है। मैकमिलन ने अपने एक भाषण में व्यक्त किया, ये हमारे देश के सैनिक रूप में तो नहीं, किंतु संस्कृति और आत्मा हमारे साथ है। कहने को यहाँ पर किस तरह से हमारे जो है बाजारवादी उपनिवेश के संगे शिकंजे में हम पड़े हुए हैं, और हमारा किस तरह से बदलाव हो रहा है, विघटन हो रहा है इस संस्कृति का, वह देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कहानी जो है फैंटेसी, कल्पना नुमा, फैंटेसी नुमा शैली में नई कहानी की सकती है। तो कहानी को अधिक से अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए नई कहानी में फैंटेसी को एक उपकरण के रूप में स्वीकार, जो कि इन सच्चाई को अभिव्यक्त करने के लिए जिन नए औजारों को आत्मसात करना था, उन्हें सहजता से स्वीकार करने से कहानी की संप्रेषणीयता प्रखर हो गई है। छायावाद की काल्पनिकता से मुक्त जो है मानवीय मूल्यों से संपृक्त एक अलग शैली के रूप में मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अपनाया है, और उनकी फैंटेसी कहानी के क्लेवर पर बिल्कुल खरी उतरती है। अयथार्थ का कोई झलक नहीं है कहानी में। भयानक तथा फैंटेसी युक्त वातावरण में कहानी में जो है रोचक बनाकर पाठक के साथ साथ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कथावाचक को उस अजनबी साथी के जनानेपन से कोई ईश्वरीय अर्थ नहीं दिखाई दिया। लेखक को उसके बयान से लगता है कि वो सचमुच इस दुनिया का ही नहीं है, उससे कई 200 मील पर आ गया है, जहां आकाश, चांद, तारे, सूरज अभी दिखाई देते हैं, रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, और पृथ्वी पर एक चौड़े नीले गोले जगत से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हम किसी एक देश के नहीं, सभी देश के हैं। मन में एक भयानक उद्वेगपूर्ण भार हीन चलता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, पल भर यही हालत रही है। उसी पल से अभिभूत होकर लेखक ने उस अद्भुत व्यक्ति से पूछा, वही हिरोशिमा वाला क्लॉड इटली इस पागलखाने में। तो अमेरिकी रोमन कैथोलिक ईसाई आदिवासी जो है क्लॉड इटली, जिसने कि जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था, और अब वह हिंदुस्तान के पागलखाने में कैद है। वो पागलखाना विक्टोरियन स्थापत्य कला में बनाई गई पत्थरों की बिल्डिंग है, जो कि बहुत दूर से दिखाई देता है। उसमें क्लॉड इटली का वर्णन करने वाले जो है मुक्तिबोध की फैंटेसी जो है मन में धस जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता या कृत्रिमता नहीं है। ये कहानी को अधिक से अधिक रोचक बना, बड़े से पेड़ के नीचे जो है पान की एक दुकान, और उस दुकान के आईने में दिखने वाला चित्र देखने पर कथावाचक को संदेह होता है कि हम अमेरिका में हैं। तो आईने में दिखने वाला चित्र, उसमें संदेह होगा कि हम अमेरिका में हैं या हिंदुस्तान में। संदेह है क्योंकि वो आईना है, रियलिटी नहीं। परंतु इन संकेतों और चिन्हों के माध्यम से कहानीकार ने अपनी कहानी को रोचक बनाया है, अत्यंत नाटकीय एवं रोचक बना दिया है। प्रतीकों का सुनियोजित ढंग से प्रयोग नई कहानी की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह कहानी की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होती है। कहानी के संदर्भ तथा अनुभवों में सामंजस्य स्थापित करके उसकी समग्रता को गुंफित करने में प्रतीकों की सक्रिय भागीदारी होती है। इतिहास बोध के जटिल तथा संश्लिष्ट तथाकथित शिल्प को सामाजिक यथार्थ और कलात्मक बारीकियों के साथ अभिव्यंजित करके पाठकों के मन में प्रतिष्ठित करने में प्रतीकों का अपना योगदान है। तो कहानी में अगर सामाजिक मूल्य देखें, तो यहाँ पर
मुक्तिबोध की जो पात्र है, सामाजिक मूल्यों का अन्वेषण करने वाला संवेदनशील पात्र है। समाज सापेक्षता से युक्त पात्रों का चयन इनकी एक खासियत के रूप में स्वीकार किया गया है। मानवीय मूल्य से प्रेरित जो है चरित्रों का सृजन करने में इनकी क्षमता बड़ी अद्वितीय है। इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र का चित्रण किया गया है। एक तो है पागलखाने में कैद, 2 पीली स्फटिक से तेज आँख वाला शख्स और एक है लंबी सलवटों से भरा मोतिया चेहरे वाला वह आदमी जिसे कथावाचक ने रोशनदान में से देखा, जिसके चेहरे पर भला आदमी मालूम लगता है। तो वो क्लॉड इथरली ही है निसंदेह। वह अणु युद्ध के विरोध करने वाली आत्मा का प्रतीक है। बम गिरने से तहस-नहस हुए हिरोशिमा का पुनर्निर्माण करने वाले मेयर को वह हर माह चेक भेज देता है। जिससे कि उन पैसों से दीनहीनों की सहायता तो पहुंचे, उसने जो भयानक पाप किया है वो भी थोड़ा कम हो जाए। जनाना जिस्म का ये आदमी जो कि पैसे से सीआईडी है और भी एक करोड़पति सेठ का नाजायज लड़का है, जो कि अपनी माँ के कहने से मुश्किल मैट्रिक पास किया और पेट तथा प्रवृत्ति का समन्वय करने वाला समझौतावादी का प्रतीक है। फिर भी उनकी बातों से लगता है कि वह पहुंचा हुआ आदमी है। कथावाचक को लगता है कि वह किसी फैंटेसी में रहा है, वो कोई गुप्तचर नहीं है। वह कुछ पागल होगा या कोई पहुंचा हुआ आदमी है, लेकिन वह पागल भी नहीं, कोई पहुंचा हुआ आदमी भी नहीं, वह सिर्फ जनाना आदमी है। तो वैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो जवान कट्टा लगता है। वह अज्ञात साइंस में जो है गणितिक सूत्र की अंक राशि हो, जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता। तीसरा पात्र है कथावाचक, जो कि सुशिक्षित, सुसंस्कृत तथा ईमानदार आदमी है। पैसे से वह एक सचेत, जागरूक और संवेदनशील लेखक होने के नाते सामाजिक मूल्यों के प्रति हमेशा जागृत रहता है और उसने शोषितों की ओर मुखातिब होने को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकारा है। वो झूठ नहीं बोलता है, ईमानदारी की जिंदगी जीता है, फिर भी बेईमान है, अतः अपने को उठाईगिरी कहता है। तो हिंदुस्तान को अमेरिका होना और उसे स्वीकार नहीं, अब वह उसकी समझ के बाहर है, आदर्श पात्र के रूप में बनाया है उसे। तो मध्यम वर्गीय पात्र को शोषक तथा भद्र वर्ग से जुड़े होकर भी अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो मध्यम वर्ग के दुमुही मानसिकता को कहानीकार ने कथावाचक के पात्र के माध्यम से स्पष्ट किया। जरूर मुझ में ऐसा कुछ है कि जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त की है, स्कूल कॉलेज में जो विद्या और अविद्या उपलब्ध की, जो कौशल और अकौशल प्राप्त किया, उसने मुझे, मैं मानूं या ना मानूं, भद्र वर्ग का ही अंग बना दिया है। इस मध्यम वर्गीय मानसिकता से ग्रस्त कथावाचक को प्रस्तुत करके कहानीकार ने मध्यम वर्ग के द्वंद्व को व्यक्त किया। तो कहानी का जो है इस तरह से मैं अगर थोड़ा रूप से सारांश कह दूं तो प्लॉट खल्ली पूंजीवादी व्यवस्था का एक औजार मात्र है। जिस व्यवस्था से वो जुड़ गया उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो बाध्य है। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने उसे वार हीरो बना दिया, लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा दी गई वार हीरो की उपाधि त्याग कर वो जेल जाना चाहता है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने पर पश्चाताप के कारण जो है जेल की सजा को स्वीकार करना, वह वार हीरो की उपाधि से भी श्रेष्ठ मानता है। तो इतने बड़े टैटिल जो है अधिकारी को वारदातों के नाम पर कैद में डालना उस टैटिल के खिलाफ किए जाने वाला अन्याय है, इसलिए हर बार वो छोड़ दिया जाता है। अंत में जो है दुरुस्त ठीक करने के लिए पागलखाने में कैद कर दिया जाता है। भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाजारू पूंजी की ओर संकेत है। बड़े से बड़े पेड़ के नीचे की पान की दुकान और दुकान में लगा हुआ आईना, धुंधली लहरें, पीछे के मसाले के दोष आदि दो संस्कृतियों के बीच के संघर्ष को सूचित करने की सक्षम है। तो भाषा की जीवंतता
और प्रवाह मेहता कहानी को सजग तथा रोचक बना देती है। अंग्रेजी शब्दों को शैली में जो प्रयोग किया है लेखक ने क्लेवर के बिल्कुल अनुकूल है। फैंटेसी युक्त शैली कहानी है उनकी कहानी, गरिमा को और थोड़ी बड़ी बढ़ा देती है फैंटेसी युक्त कहानी, क्योंकि मुक्तिबोध की भाषा में कोमलकांत पदावली के शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज की कठिन सच्चाई को व्यक्त करने के लिए खुरदरे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। अपने जीवन में भोगी पीड़ाओं को व्यक्त करने वाली पदावलियों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नई कहानी के कहानीकारों में मुक्तिबोध की भाषा अन्य कहानीकारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उन्होंने भोगे हुए अनुभव की ही कहानी का विषय बनाया है। क्योंकि एक आलोचक ने कहा, विश्वम्बरनाथ शर्मा ने कहा कि उनकी जो है रचनाएं उनकी जिंदगी का एक्सरे है। उपनिवेशवादी संस्कृति ने पूरे विश्व को एक मंडी में बदल दिया है। नव उपनिवेशवादी संस्कृति के षड्यंत्रों से सजग रहना समय की मांग है। एक और उपनिवेशिक दासता ने भारत को पीछे की ओर धकेला है, तो दूसरी ओर मध्य वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों तथा उच्च वर्ग को आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी और औद्योगिकरण के रूप के में जो सुविधाएं तो जरूर मिली है। इस संदर्भ में मुक्तिबोध ने नीर खीर विवेक के महत्व को प्रस्तुत किया है, कहानी में बल दिया है। इस तरह से ये कहानी भी समाप्त होती है। इस खंड की लास्ट कहानी की इस कहानी में से प्रश्न आ सकता है कि मुक्तिबोध की कहानी लॉर्ड थल्ली में चित्रित अणु युद्ध की भीषणता पर प्रकाश डाल रही है, या वार हीरो की उपाधि मिलने पर भी जो है लॉर्ड थल्ली क्यों दुखित है, या फिर क्लॉड इथरली कहानी के माध्यम से जो है मुक्तिबोध की फैंटेसी की कल्पना कीजिए, ये भी जो है प्रश्न आ सकता है। तो इस खंड में जो हमने ये आज 4 कहानियों की चर्चा की, क्लॉड इथरली या फिर बहिर्गमन, ड्राइंग रूम और जो है एक कहानी और हमने चर्चा की, बहिर्गमन, ड्राइंग रूम और गोरैया। तो इन चारों कहानियों में हमने अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग विचार देखे। इन चारों कहानियों में से किसी एक कहानी को आप विशेष रूप से ज़रूर पढ़कर देखिए, क्योंकि जो हमने 4 खंड दिखाए ना, 4 खंडों में से 4 महत्वपूर्ण कहानियों को 5 खंड है हालाँकि इस में जो है एमएसडी 11 में तो क्लासेस तो 4 दी गई है, कल की अंतिम कहानी है, फिर भी कुछ होगा तो उसको जो है मैं डिटेल्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूसरी ओर कहानियों को हमें कवर करना है। कल जो कहानी की चर्चा करेंगे हम, उन कहानियों में अगर हम देखें तो कल भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो है चर्चा करेंगे। एक जीता जागता आदमी, सुख, हरिबिंदी और बोलने वाली औरत की चर्चा करेंगे। इसी बीच जो है एमएसडी 11 की खंड 5 की मैं जो है कल एक कहानी की चर्चा तो कर चुका हूँ, वो 3 कहानियाँ बाकी रह जाएगी शायद। समय होगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा जो है बने रहिएगा, क्लास में समय पर आइएगा। कई बच्चे जो है कई स्टूडेंट तो बड़े ही सक्रिय हैं। स्विमिंग पूल, बायोडाटा, सीलिया और तलाश जो है ये कहानी की चर्चा शायद अधूरी रह जाएगी। फिर भी आप लोग जो है थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग बड़े ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, सक्रिय हैं, जो इतना समय दे रहे हैं, 2 घंटे से लगातार जो है क्लास पर बने हुए हैं कक्षा में, इसीलिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी बीच अगर आपको कुछ संभावनाएँ हैं या कुछ चुनौतियाँ लग रही हैं या कुछ कमियाँ हैं, तो आप जो है खुलकर साझा कर सकते हैं, क्योंकि हम समाधान के लिए ही आपके बैठे हैं। अगर कुछ आपको समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। जैसे कि कई छात्र ने कहा कि हमें जो है असाइनमेंट किस तरह से लिखा जाता है, उसको हमें बताने की कोशिश कीजिए। असाइनमेंट के अलावा जो है मैं आपको जो है मुख्य परीक्षा में भी किस तरह से लिखा जाता है, ये भी हमें जो है ज़रूरी है जानना, क्योंकि असाइनमेंट तो अपने ही दायरे में जो है शिक्षक से आप मिल-जुल कर भी बात कर सकते हैं। परंतु जो बोर्ड परीक्षा होता है ना, जो मेन एग्ज़ाम होता है, वही रियल एग्ज़ाम है। क्योंकि वहाँ पर ना तो आपके पास पुस्तकें होती है, ना कोई और होता है, आपने जो जाना है वो आपका रियल नॉलेज होता है और वहीं से ही चेक होकर आई हुई किताबें ही आपका ओरिजिनल मार्क बताती हैं। तो आप जो है अपने मुख्य परीक्षा के परिणामों को देखिए, उसके आधार पर आपकी जो है
एलिजिबिलिटी अर्हता के बारे में हमें पता चलता है कि आप कितने हैं। आगे जो है एमएचडी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए जो है आप यूजीसी नेट्स के भी जो है अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी के विद्यार्थी रहें तो आप कहीं ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाएँ, या जो अपने पद प्रतिष्ठा से लगे हुए हैं, वो उनके कार्यक्षेत्र में जो है किस तरह से जो है प्रमोशन हो जाए उनका, यही मैं आशा करता हूँ। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो है क्षेत्र बड़ा विशाल है। आज हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर और जो है हिंदी प्रोफेसर हो, तो इनकी आज माँग बनी हुई है और इसीलिए आपने हिंदी साहित्य को चुना। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है क्लास में बने हुए हैं और एमएसडी 11 की कक्षा मैंने जो है इन 8 दिनों में ली है, और कल एक अंतिम क्लास में आप कल समय से उपस्थित हो जाइए क्लास में 6 बजे। कल जो है मैं 6 बजे एमएसडी 11 के खंड 4 की क्लास लूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो भी स्टूडेंट बने थे अभी तक। आज तो बड़े स्टूडेंट नए भी जुड़े हैं। तो कल फिर जो है हम नई-नई कहानियों की चर्चा करेंगे। इसी बीच जो है मैं आपके प्रश्नों को जो है सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो जो आया वो समझ में आया जी स्टूडेंट? सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सारिका भूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर रखता हूँ। जी सर।